साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 9 का टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। जी हाँ, अभी तक कैसे प्रश्न आते रहे कंप्यूटर में और इस बार आपको कैसे प्रश्न कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के प्रश्न में, वो आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक बड़े सरल प्रश्न आपको कंप्यूटर में देखने को लिए मिलते रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्ट को हटा दिया गया है इसलिए अब आपको कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं जो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो कितना आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही निकले। अब आप एक काम कीजिएगा, अपने पास में एक कॉपी और एक पेन रख लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल दीजिए, अपने आंसर उसके सामने लिखते चलिएगा और हमारे आंसर से मैच कराते रहिएगा। और लास्ट में जितने भी नंबर आपके आते हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मिलता है आपको उसी प्रश्न के सामने टिक मार्क करके लिख लेना है। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको देते चलेंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते चले उसको आप टिक करते चलिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। और नहीं शब्द पे हर जगह आपको गौर करना है, जैसे आपको कहीं नहीं शब्द देखने को मिले तो तुरंत नीचे टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यही एक मतलब स्ट्रेटजी होती है कि कैसे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो बताइए कौन यहाँ पर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर बी यानी कि रैम मेमोरी जो होती है वो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती है, यानी कि उसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यानी कि बाद में मिट जाता है। चलिए आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, रैम में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं होता है, यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आपको यह भी याद रखना है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें डाटा तभी तक सेव रहता है जब तक कार्य किया जाता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो ये एक क्या है, अस्थायी मेमोरी है, यानी कि अभी तक ही रहेगा। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको ऑफलाइन मोड में सेव कर लेते हैं तो फिर ये कहाँ पर पहुँच जाता है, तो ये रोम में पहुंच जाता है, ठीक है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। वहां पर सेव होने के बाद में डाटा मिटता नहीं है जब तक आप स्वयं से डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो रैम में क्या होता है, जैसे ही लाइट गई वैसे ही डाटा इरेज, ठीक है। तो उसमें रैम में अस्थायी रूप से डाटा सेव होता है और रोम में स्थायी रूप से डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए है मेगाबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है टेराबाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी है योटाबाइट। तो बताइए इनमें से सबसे छोटा जो है स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मेगाबाइट जो है वो इनमें से सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है। तो अब हम आपको एक सीक्वेंस बताएंगे छोटे से लेकर के बड़े की ओर। चलिए देखते हैं। देखिए, उपरोक्त विकल्पों में से सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस मेगाबाइट यानी कि एमबी है। अब देखिए, वैसे सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा बिट होता है, उससे बड़ा बाइट होता है, उससे बड़ा किलोबाइट होता है, फिर उससे बड़ा मेगाबाइट होता है, उससे बड़ा गीगाबाइट होता है जिसे जीबी कहते हैं, फिर टेराबाइट होता है, फिर हेक्साबाइट होता है और सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस योटाबाइट होता है। याद रखिएगा, अभी फिलहाल में सबसे बड़ा जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, तो योटाबाइट जो है वो सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग टेराबाइट को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा लेटेस्ट जो है वो योटाबाइट सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में स्थायी डाटा होता है और सिस्टम को अपडेट करने पर अपने आप ही अपडेट हो जाती है। तो इनमें ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें डाटा जो है वो स्थायी रूप से सेव हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही आप सिस्टम को अपडेट करते हैं तो डाटा भी अपने आप ही अपडेट हो जाता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर फाइल, ऑप्शन सी है मास्टर फाइल या फिर ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफर फाइल। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर लगा लिया होगा आपने। सही आंसर सी, यानी कि जो मास्टर फाइल होती है वो अपने आप ही अपडेट हो जाती है। जैसे ही आप अपना सिस्टम अपडेट करेंगे मास्टर फाइल भी अपडेट हो जाएगी। चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए क्या होती है मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें डेटा जो है वो स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है, ठीक है, और सिस्टम को अपडेट करने पर यह फाइल भी अपने आप ही अपडेट हो जाती है। तो ये जो मास्टर फाइल होती है वो एक मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं डेटा स्थायी रूप से सेव करने के लिए बहुत उपयुक्त जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है। कौन सी, मास्टर फाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए, सरल और कठिन दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, एक मॉडेम इनमें से किससे जुड़ा होता है। मॉडेम के बारे में आपको जानकारी है, तो ये जो मॉडेम होता है इनमें से किससे जुड़ा होता है। आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है टेलीफोन लाइन द्वारा, ऑप्शन बी है कीबोर्ड द्वारा, ऑप्शन सी है प्रिंटर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर द्वारा। तो किससे जुड़ा होता है मॉडेम।
आइए देखते हैं, फिर मॉडेम के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि टेलीफोन लाइन के द्वारा मॉडेम जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मॉडेम के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आएगा आपसे कि इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार की है, फिर उसमें आपको दिया रहेगा कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उसके बाद आपको मॉडेम दिया रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मॉडेम। क्यों, क्योंकि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में भी परिवर्तित करता है, दोनों काम करता है, इसलिए ये जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों प्रकार का ये डिवाइस होता है। ठीक है, या टेलीफोन के लाइन के माध्यम से जुड़ी होती है। इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये करंट का प्रश्न बन सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा सॉपर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। अब आपसे अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, पुराने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि वायरस क्या होता है। अब ऐसे प्रश्न के जमाने चले गए। ठीक है, अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ करंट से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सॉपर वायरस जो है नवंबर 2019 में चर्चा में रहा था, तो किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी है माइक्रोवायरस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये सभी वायरस के प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ट्रोजन हॉर्स प्रकार का वायरस था सॉपर वायरस। अब सॉपर वायरस करता क्या था उसके बारे में भी आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, सॉपर वायरस एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स प्रकार का वायरस था। यह अननोन वेबसाइट से कोई भी फाइल डाउनलोड करने पर आ जाता था। यह मुख्यतः शॉपिंग करने वाली वेबसाइट पर अटैक करता था और यह उन सब की अपने आप ही रेटिंग करता रहता था। देखिए, सॉपर वायरस क्या था, जैसे कि आप किसी अननोन जो वेबसाइट होती हैं, जो मतलब लीगल नहीं होती हैं, उनसे अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि उस फाइल के साथ में ही एक जो है वायरस आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आ जाया करता था। अब ये करता क्या था, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है सॉपर यानी शॉपिंग। तो जो शॉपिंग वाली वेबसाइट का आप यूज करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इन सबको अपने आप ही रेटिंग करता था। किसी को 2 स्टार दे दिया, किसी को 3 स्टार दे दिया, तो अपने आप ही यह इन सभी वेबसाइट्स को रेटिंग करता था। इसलिए इसका नाम था सॉपर वायरस और एक तरह का ट्रोजन हॉर्स प्रकार का वायरस था। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आपको उसी जो क्वेश्चन के सामने टिक मार्क करके लिख लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें, भले ही आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन तैयारी आपको करते रहना है, क्योंकि यही वक्त है आपको दूसरों से आगे निकलने का। क्योंकि बहुत से लोग जो कंपटीशन में अभी तक थे वो अब घर पर बैठ गए हैं शांति से, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कम से कम प्रैक्टिस सेट तो लगाते ही चलिए, उसके लिए हम उपलब्ध हैं आपके लिए। रोज प्रैक्टिस सेट हम हर एक यूनिट का लेकर के आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, फिर आपको जैसे ही एग्जाम आता है तो उसके 1 महीने पहले आप इन सब का रिवीजन कर लेंगे, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आप अंत में सफल हो जाएंगे। ठीक है, यही एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों से अलग नहीं काम करेंगे तो फिर दूसरों के जैसे ही रहेंगे, और दूसरों के जैसे रहेंगे तो फिर कंपटीशन में कैसे दूसरों से आगे निकलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, उंगलियों के निशान और आंखों के रेटिना का प्रयोग सुरक्षा के लिए किस तकनीकी में किया जाता है। ऑप्शन ए है बायोमेट्रिक्स, ऑप्शन बी है कंप्यूटर सुरक्षा, ऑप्शन सी है जैव माप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के बारे में आपको समझा देते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखिए, उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और आंखों की रेटिना ली जाती है, तो इसका प्रयोग किस तकनीकी में किया जाता है, कहाँ पर आपको ऐसी सुरक्षा दी जाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन हमने आपको बता दिए, आंसर की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो सही आंसर है ए, यानी कि बायोमेट्रिक्स टेस्ट आप करते भी होंगे। जैसे कि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हैं तो आपसे उंगलियों की छाप ली जाती है और आपके आंखों का टेस्ट किया जाता है। आंखों का मतलब अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो आपका रेटिना का टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए उंगलियों के निशान एक बार मिट भी जाते हैं या फिर सब्जी काटते हैं तो कट भी जाते हैं, लेकिन आंखों की जो रेटिना होती है उसके निशान कभी नहीं मिटते और सबकी रेटिना के निशान अलग अलग होते हैं। तो बायोमेट्रिक एक ऐसी सुरक्षा पहचान तकनीकी है जिसमें किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान और आंखों के रेटिना की पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। सारी चीज़ें आपको हम रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं। टिक मार्क वाला काम नहीं है कि टिक मार्क करके बता करके आगे बढ़ जाएं। तो रिटर्न फॉर्म में इसीलिए हम उपलब्ध करा रहे हैं कि जब आप रिवीजन करें तो रिवीजन करते वक्त आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, वीडियो देखिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी प्रीवियस जितनी भी वीडियो होंगी, यूनिट 9 की, यूनिट 8 की, यूनिट 7 की, 10 की, सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप आसानी से वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ट्रैक बॉल जो है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं ट्रैक बॉल के बारे में।
तो देखिए, ट्रैक बॉल एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, यह माउस की तरह ही कार्य करता है। ट्रैक बॉल की मदद से हम गेम भी खेल सकते हैं और इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो तब भी आपको आंसर ट्रैक बॉल ही लगाना है, माउस नहीं लगाना है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा मध्यम आकार का कंप्यूटर है, यानी कि मिडिल साइज का कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इनमें से एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक तरह का मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग डेटाबेस के रूप में होता है। जहां जितना अधिक डाटा का इस्तेमाल होता है वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो यूनिवैक 1 है, जिसे व्यवसाय के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपकी जो यूनिट 8 है MPPSC, जिसमें आपसे करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर और आपका समसामयिक घटना संग्रह सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए रोज़ सुबह 7:30 बजे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से हम वीडियो अपलोड करते हैं। आज भी हमने अपलोड किया, जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे लेवल की चीज़ें मिलती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको डेली यहाँ पर एक करंट अफेयर वाली वीडियो आपको डेली लेनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी यूनिट 8 को अभी से ही क्लियर करते हुए चलेगी। ठीक है, बाद में जब आपका एग्जाम आएगा तो यूनिट 8 की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। रोज़ नई नई चीज़ें हम वहाँ पर लेकर के आते हैं। MP करंट अफेयर को भी हम वहाँ पर कवर करते हैं साथ ही साथ में। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। सुबह का डोज मान करके उसको चलिए, आपको सुबह एक गोली 360 डिग्री करंट अफेयर की लेनी है, ये मान करके चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप दूसरों से अलग बनेंगे, कैसे आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। लेकिन यही सिंपल से जो प्रश्न होते हैं ना, तो एग्जाम टाइम पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पर कि फिर चीज़ें आपको कन्फ्यूज करने लगती हैं। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, हर एक यूनिट की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि क्या होगा, चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। ऑप्शन ए है परम 8000, ऑप्शन बी है क्रेवन, ऑप्शन सी एनियाक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहिणी। तो भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत के बारे में भी बताएंगे, विश्व के बारे में भी आपको बताएंगे। सही आंसर है ए, यानी कि परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 था, जिसे पुणे की सीडेक कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर टिक मार करके लिख लेना, पुणे की सीडेक कंपनी। वहीं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसे सीमर क्रे ने बनाया था और बाद में उन्होंने इसका नाम बदल करके अपने नाम पर क्रे-1 कर दिया था। ठीक है, तो क्रे-1 का पुराना नाम क्या है, तो CDC 6600 जो है वो क्रे-1 का पुराना नाम है। ये भी आपको याद रखना है। जो नए फैक्ट आपको मिल रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, टिक मार्क करके उसी प्रश्न के आगे आपको लिख लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, लाइट पेन और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में जब हम लाइट पेन का यूज भी करते हैं और जॉयस्टिक का भी यूज करते हैं, तो किस प्रकार के ये डिवाइस है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है आउटपुट डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पोर्टल्स। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जॉयस्टिक और लाइट पेन। चलिए देखिए, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इनकी मदद से हम गेम खेल सकते हैं। जॉयस्टिक का मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो गेम खेलने के लिए यूज में आता है जॉयस्टिक। ठीक है, जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये तो आप जानती हैं, डाटा के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा अगर हमको भेजना है तो जिसके माध्यम से हम प्रवेश कराते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, तो इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर जो चीज़ें हमें प्रदान करता है और उसको हम हार्डवेयर शेप में प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर शेप में हम मॉनिटर से अपना आउटपुट डिवाइस प्राप्त करते हैं, और हार्डवेयर शेप में यानी कि हमको कागज पर कोई चीज़ लिख करके प्राप्त करनी होती है तो हम प्रिंटर से प्राप्त करते हैं। तो प्रिंटर और मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ही ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इससे पहले हम राज्य व्यवस्था, उसके बाद में इतिहास जो है, इन सब की हम जो है अपलोड कर चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।